आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज हम बात करने वाले हैं आईएसआई के माया जाल की। आईएसआई का माया जाल हनी ट्रैप के जरिए जिसे फैलाया जा रहा है और इसकी जद में पढ़े लिखे नामवर साइंसदान तक भी आ जा रहे हैं, बीएसएफ के जवान तक भी आ जा रहे हैं। नागपुर में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के प्रोजेक्ट ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट में काम करने वाले एक नौजवान साइंटिस्ट निशांत अग्रवाल को पीर को जासूसी के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के एटीएस ने इंटेलिजेंस यूनिट्स की देखरेख में यह कार्रवाई की। बताया यह जा रहा है कि निशांत को पाकिस्तान ने हनी ट्रैप किया, या यूं कहे कि निशांत दो हसीनाओं के जाल में फंस गया। यूपी एटीएस ने यह भी इंकशाफ किया है कि निशांत को यूएस में नौकरी का लालच भी दिया गया था। तो क्या लालच भी एक यह वजह थी जिसकी वजह से वो मुल्क से गद्दारी करने के लिए तैयार हो गया? निशांत को ऐसी क्या कमी थी जो कि भारत सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी? इन्हीं मौजूआत पर आज हम बात करेंगे, साथ ही जरा समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से हमारे अंदरूनी मामले में या फिर हमारी खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए इस तरह के जाल बुन रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले पूरी सूरत हाल पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत की शुरुआत। नागपुर से गिरफ्तार हुए निशांत अग्रवाल के केस में यूपी एटीएस ने अहम इंकशाफ किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एटीएस ने बताया कि निशांत अग्रवाल को फेसबुक के जरिए झांसा दिया गया था। जिन दो फेसबुक आईडी से उससे राबता किया गया वो पाकिस्तान से चलाई जा रही थी और दोनों ही लड़कियों के नाम से बनाई गई थी जो फर्जी थी। निशांत अग्रवाल उत्तराखंड के रुड़की का रहने वाला है। उसके पास से एक कंप्यूटर भी बरामद हुआ है जिसे सीज कर दिया गया है। उसके लैपटॉप से खुफिया दस्तावेज मिले हैं। निशांत पाकिस्तान से खुफिया दस्तावेज शेयर करता था। यूपी एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे लोग मुल्क के कई नौजवानों को फंसाने की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए फेसबुक जैसे सोशल साइट्स का सहारा लिया जा रहा है। काम करते हुए जब हम लोग आगे बढ़े तो हमको दो और फेसबुक आईडी नज़र में आई। उन दोनों का परीक्षण किया गया तो उन दोनों नकली आईडी से कुछ रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए व्यक्ति कांटेक्ट में मिले। ऐसे 3 लोग मिले जिनके संबंध में आज सुबह से लेकर के अभी शाम तक यूपी एटीएस द्वारा और कुछ केसेस में अन्य एजेंसियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तलाशी और पूछताछ की। मूल रूप से इन लोगों के कंप्यूटर चेक किए गए और जो हमको अभी तक सबूत मिला है उसके आधार पर हमने कार्रवाई इनिशिएट की है। पहले एक आईडी से इसका संपर्क हुआ, फिर एक और आईडी संपर्क हुआ। दोनों ही फेक आईडीज़ हैं, छद्म आईडीज़ हैं, लड़कियों की शक्ल और नाम का प्रयोग करके की गई हैं। उन आईडीज़ को हम लोगों ने पहले ही एनालाइज़ किया और पाया कि उनकी आईपी एड्रेसेस और उनका पूरा यूज़ पाकिस्तान बेस्ड लोकेशन से हो रहा है। निशांत अग्रवाल गुज़िश्ता 4 वर्षों से ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था और साल 2017-18 को उसे यूथ साइंटिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया था। उसके फेसबुक अकाउंट पर इसकी तस्वीर भी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग कर चुका निशांत आईआईटी रुड़की में रिसर्च इंटर्न रह चुका है। उत्तराखंड के रहने वाले निशांत के फेसबुक पेज की तस्वीरों में देखें तो वो बेहतरीन कपड़े और बाइक्स का शौक रखने वाला शख्स नजर आता है। इस मामले में एटीएस ने और एक इंकशाफ किया है। निशांत के मुताबिक आईएसआई की फीमेल एजेंट ने डिफेंस रिपोर्टर बनकर फोन किया था और उसके बाद अमेरिका में नौकरी का भी झांसा दिया था। मुलजिम निशांत ने ब्रह्मोस से जुड़ी कई खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई। सीक्रेट टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रह्मोस टारगेट पर सीधा हमला करती है। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट ने बीएसएफ के गिरफ्तार जवान अच्युतानंद और निशांत को डिफेंस रिपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बताई थी और फेसबुक पर काजोल नाम के फेक प्रोफाइल के जरिए वो हनी ट्रैप किया करती थी। जांच एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान के अलावा दूसरी गैर मुल्की एजेंसियां भी इस जासूसी केस में शामिल हो सकती हैं।
ब्रह्मोस यूनिट से खुफिया जानकारी लीक मामले में इंजीनियर निशांत अग्रवाल को नागपुर की अदालत ने यूपी एटीएस को 3 दिन की रिमांड दे दी है और उससे पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। मामला बेहद संगीन हो जाता है क्योंकि मामला मुल्क की हिफाजत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर खुफिया जानकारियां इस तरह की लीक होती हैं तो वो वाकई मुल्क की एक तरीके से हिफाजत में सेंध लगाने के लिए दुश्मन ममालिक इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ इसका कनेक्शन अमेरिका से भी जुड़ता है और ये भी निशांत पर इल्जामात लगे हुए हैं कि निशांत ने अमेरिका को भी खुफिया जानकारियां मुहैया कराई हैं। कई तरह के इसमें मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये बात कही जा रही है कि निशांत को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया तो मोटी सैलरी का भी उसे ख्वाब दिखाया गया, सब्ज बाग दिखाया गया। लेकिन इन सब के बीच जो कोर इशू है या फिर मरकजी मौजू है वो अपने आप में बेहद अहम हो जाता है कि इस तरह से आखिर हनी ट्रैप का जो जाल बिछाने की कोशिश नापाक ममालिक के जरिए की जाती है, उसकी जद में हमारे पढ़े लिखे साइंसदान या फिर हमारे सिक्योरिटी एहलकार कैसे आ जाते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खास पैनल जुड़ चुका है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा साहब मौजूद हैं, तो साथ ही हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी जी मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल के सिन्हा साहब मौजूद हैं और साथ ही सोशल मीडिया एक्सपर्ट हिमांशु वर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और कमर सर, मैं आपसे ही सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करना चाह रहा हूं कि ये पूरा जो मामला है दरअसल खुफिया जानकारियों से जुड़ा हुआ है कि आखिर खुफिया जानकारियां हमें हाथ लग जाएं तो हम दुश्मन ममालिक के या फिर अपने जो हरीफ ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है, क्या इतना आसान है इस तरीके से हनी ट्रैप के जरिए अहम ओहदों पर मौजूद तमाम जो लोग हैं उन्हें अपना शिकार बनाना? नहीं, देखिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह है कि यंग लड़के अक्सर इस ट्रैप में आ जाते हैं। और हनी ट्रैपिंग ये कोई नई चीज़ नहीं है, काफ़ी इसके शिकार बहुत से लोग हो चुके हैं पहले भी। हसीनाओं के जाल में साइंटिस्ट या इस तरह के काम करने वाले लोग जो खुफिया मिशंस पे काम करने वाले होते हैं, ये इसी का शिकार ये लड़का भी हुआ। अभी डिटेल पूरी नहीं आई है, जो कुछ भी आई है उनसे लगता है देखना ये है कि कितनी इंफॉर्मेशन लीक हुई और किस दर्जे की थी। क्या वो बहुत हाईली सीक्रेट थी या लोअर लेवल की इंफॉर्मेशन गई है। दूसरी एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था DRDO का। और इस मिसाइल के बनने से सभी डिस्टर्ब थे, चाहे पश्चिमी देश हों जो डेवलप नेशन अपने को कहते हैं, पाकिस्तान चाइना का तो हम इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि उनकी परेशानियां और उनकी फिक्र बढ़ गई थी कि किस तरीके से इसके बारे में मालूम किया जाए, इससे इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, इसकी टेक्निक्स, इसकी सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट, ये सब थी। ये रशिया इंडिया कोलैबोरेशन में बना मिसाइल एक बहुत सक्सेसफुल मिसाइल है। तो ये जैसा कि आपकी रिपोर्ट में भी था कि महज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि और भी दूसरी एजेंसीज को इसकी फिक्र लगी हुई थी। तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मेरा ख्याल है ये जो वीकनेसेस हैं या इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं उनको रोकने के लिए कुछ स्पेशल वर्कशॉप्स भी इनको अब लगता है ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ख़ासतौर से DRDO या मिलिट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं। अक्सर इंटेलिजेंस वाले भी ट्रैप में आ जाते हैं और अक्सर आर्मी के भी लोग पाए गए हैं। तो इनको ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की, इनको पहले से बताने की कि इस किस्म की हरकतें आपके साथ हो सर, जब इस तरह के सोशल मीडिया पर या एजेंसीज पर उनकी तकर्रुरी होती है तो जो क्या ट्रेनिंग के प्रोसेस में ये जानकारियां नहीं होती है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है बहुत तरीके से उनको बताने की, समझाने की। ये भी बताने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो हरकतें करता है आदमी वो बहुत दिन तक नहीं चल पाती, वो जल्दी ही खुल जाती हैं, साल भर 2 साल के अंदर खुल जाती हैं। और कोई ये सोचे कि वो करके निकल जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा या कामयाब हो जाएगा या पैसे कमा लेगा, तो वो नहीं हो पाता। ये लोग भी सिर्फ प्रॉमिसेस करते हैं
तो इसलिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, वर्कशॉप्स इनको ऑर्गेनाइज की जाए, बार बार इनको बताया जाए, साल में कम से कम एक बार वर्कशॉप हो जिसमें उनको आगाह किया जाए कि भाई इन सब चीज़ों से बच के रहना है आपको कि सकता है। इसलिए कि सोशल मीडिया से उनको बिल्कुल टोटली अलग करना अभी मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कोई बच नहीं सकता। इसके अच्छे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो ये है कि अगर वो सोशल मीडिया में हैं, अव्वल तो होना नहीं चाहिए उन लोगों को, और हैं तो अपनी प्रोफाइल। और हमने सब देखा कि अहम जिम्मेदारान जो हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि हमारे बस की बात नहीं है कि हम हर किसी को सोशल मीडिया से दूर रख पाए। ये भी एक बहुत अहम है। हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, हम उनसे भी जरा बात करेंगे। लेकिन सिन्हा सर, मैं आपसे जरा समझना चाह रहा हूं कि एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर अगर ब्रह्मोस की जानकारियां और इनपुट्स लीक होते हैं तो हिंदुस्तान के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है, और इस पूरे मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं हमारे मुल्क के लिहाज से, उसकी सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए साउद जी, ये ब्रह्मोस जैसा पहले भी बताया आपके माध्यम से भी और कमर आगा साहब कह रहे थे, ये देखिए एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और वर्ल्ड का नंबर 1 है। आज इसके बराबर का कोई भी मिसाइल नहीं है जो कि मीडियम रेंज के ऊपर में और इतना सक्सेसफुल है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि ये न्यूक्लियर टिप्ड भी है, और इसको आप सबमरीन से, जो समुद्र के नीचे से, समुद्र के सतह से, जमीन पर और आकाश में भी। आकाश में अभी Su-30 का लास्ट ईयर ही इसको टोटली इंटीग्रेट हो गया है। तो इसकी जानकारी लेना कि किस तरह से ये सक्सेसफुल हुआ है, बिकॉज आपको पता है ये रशिया और इंडिया का ज्वाइंट कोलैबोरेशन से बनाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। मिसाइल के ऊपर में इंडिया ने एक बहुत बड़ा अपना वर्चस्व पूरे विश्व में स्थापित किया है। तो सर, अगर मान लिया जाए कि इसकी खुफिया इनपुट्स जो है वो लीक हो गई हैं तो कितना बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को? जैसा मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, कह रहे थे कि इनके कंप्यूटर में इसके डिज़ाइंस पाए गए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। हाँ, पीडीएफ में। देखिए, डिज़ाइन तो ऑफिशियल कंप्यूटर्स में भी नहीं रहते हैं, और ये ऑफिशियल कंप्यूटर में भी आप नहीं रह सकते। ये तो उनके पर्सनल कंप्यूटर्स में आ गए। तो ये जो लीक है, ये जैसे भी चाहे आप डीआरडीओ में हुआ हो, जहां पर ये काम कर रहे थे नागपुर में, या पहले से इकट्ठा कर रहे कह रहे हैं लास्ट ये 4 साल से सेवारत थे वहां पर, और लास्ट 2 साल से इन पे शक आ रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयों में शायद ये लिप्त है। तो देखिए 100% तो इसके एल्गोरिथम तो इनको नहीं मिल सकता, मगर हाँ, जो उसकी ब्रेन होती है, मिसाइल की ब्रेन होती है, मगर डिजाइन, यदि डिजाइन इनके पास आ गया तो किस तरह से पहुंचा, ये बहुत बड़ी लीक है। और बहुत बड़ा यदि इन्होंने पहुंचा तो दिया, अगर निशान तक जो है वो निशांत डिजाइन हासिल कर पा रहा है या फिर डिजाइन को वो अपने कंप्यूटर में ला पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि वो अकेला तो ये डिजाइन अपने कंप्यूटर तक लाएगा नहीं। हाँ, देखिए नेटवर्क कह लें, देखिए जब वो कांस्टेबल पकड़ा गया, बीएसएफ का कांस्टेबल, तो 90 लोगों के आईपी एड्रेस से पता चला है, जिसमें से 15 के आसपास या 10 कह रहे हैं ज्यादा एक्टिव थे, जो इनको हनी ट्रैप में डाला गया है। ये देखिए, हनी ट्रैप कोई एक, जैसा अभी पहले बताया भी गया कि ये कोई नया तरीका नहीं है। 2 ही तरीकों से, देखिए, चाहे वो स्पनाज हो, चाहे सबोटाज हो या सबवर्जन हो, ये 3 तरीके हैं। इन तरीकों से जब होता है तो ये बहुत पुराना तरीका है, और पैसा, यही 2 तरीके से लोगों को ट्रैप में लाया जाता है। मगर ये सोशल मीडिया वाला है, सोशल मीडिया का जो बीमारी है, इसके अंदर में यदि हम कहें कि इसकी काट हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, सोशल मीडिया से आप किसी को रोक नहीं सकते, मगर इसकी काट है। यदि इस तरह के लीक के बाद एक प्रोएक्टिव तरीके से यदि हम फायरवॉल्स नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह के जो सेंसिटिव उससे हैं, आपको याद होगा अभी से कुछ साल पहले एक आया था नेवल वॉर रूम लीक, वॉर रूम, हाँ, बिल्कुल, हाँ, वॉर रूम लीक हुआ था। वो जब हमारे पास स्कॉर्पियन जो सबमरीन आई थी, वो भी रशिया से हमारे पास आनी थी, उस समय ये एक लीक हुई थी। वो एक बहुत बड़ा लैप्स था। वो होने के बाद यदि ब्रह्मोस में भी ऐसा होता है तो हम कहीं इससे सबक नहीं ले रहे हैं। देखिए, इसकी डिटरेंस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि लोग सपने में भी ना सोचे कि हम इस तरह के कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जब जॉन एफ कैनेडी फंस सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी के ऊपर में ये आरोप लगा था, और ये
साबित भी हुआ था कि वो जर्मन के स्पाइस जो थे नाजी के स्पाइस के साथ, फीमेल स्पाइस के साथ फंस गए थे। तो ये तो फंस ही सकते हैं और इनको पैसे की लालच या हसीनाओं की लालच से, मगर इसकी काट तो आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन त्रिपाठी सर, जिस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, अगर हम इसको थोड़ा बांग्लादेश से इनपुट करें, ढाका में जो आईएसआई का एक तरह से वहां पर ढाका डेस्क है, वहां पर हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश की हुकूमत ने भी बाकायदा वहां पर इस बात को लेकर के ऐतराज जताया, आईएसआई के काम करने के तरीकों को ऐतराज जताया, और ये भी इनपुट्स मिले कि बाकायदा आईएसआई की ढाका डेस्क को एक मिशन मिला कि वहां पर मौजूद जो भी हिंदुस्तानी जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको ट्रैप किया जाए। तो हम ये माने क्या ये इशारा कर रहा है कि एक बड़े पैमाने पर आईएसआई इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है कि हनी ट्रैप के जरिए पूरी तरह से एक जाल फैलाया जाए और तमाम जितनी भी इनपुट्स जरूरी उसको चाहिए वो सब इनपुट्स हासिल की जा सके। देखिए, जैसा कि जनरल सिन्हा ने कहा है सऊद कि ये कोई नई बात नहीं है। हनी ट्रैप की बात, पैसे दे करके बरगलाने की बात या फंसाने की बात, और न ही ये सिर्फ आईएसआई तक ही सीमित है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला केस इंडिपेंडेंट इंडिया में, उससे पहले तो बड़े केसेस हुए हैं ऐसे, तो जासूसी चाणक्य ने भी विष्कन्याओं और किस किस के जरिए करने की बात करी थी, लेकिन जो अर्लीस्ट केस हुआ है 58 में हुआ, जबकि रूस में स्थित हमारे दूतावास में एक अधिकारी को हनी ट्रैप में वो किया गया, फिर ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उस वक्त उस अधिकारी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपने एम्बेसडर को ये बताया और ये मामला नेहरू जी तक पहुंचा। नेहरू जी ने हंस के टाल दिया, कह दिया कि इसको आगाह किया जाए कि आगे से ऐसा न करें। लेकिन उसके बाद भी कई चीज़ें हुई, आईएसआई की ही हुई, और एक हमारे यहाँ जो खामी दिखने में आई है वो ये है कि हमारे लोग क्यों इतनी जल्दी आईएसआई या किसी भी विदेशी खुफिया एजेंसी के गिरफ्त में आ जाते हैं, और उनमें ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं। देखा यह गया कि ज़्यादातर उसमें हमारे खुफिया विंग के लोग होते हैं जो एम्बेसीज में होते हैं, या सेना के कुछ ऑफिसर्स होते हैं। अब ये कि आईएसआई हो या कोई भी दूसरी खुफिया एजेंसी हो, उसके लिए तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम है कि वो ऐसे लोगों को टारगेट करे जो कि उसके लिए इंफॉर्मेशन दे सकते। टारगेट करना जरूरी है, लेकिन हिमांशु, ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा हो चुका है कि उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉर्पोरेट्स की बात कर ली जाए, सिक्योरिटीज की बात कर ली जाए, डिफेंस की बात कर ली जाए, हर जगह सोशल मीडिया का असर है। आखिर इससे कैसे पार पाया जाए, और क्या इसके लिए एक अलग नॉर्म्स भी बनाने की जरूरत आज आ पड़ी है कि जब आप किसी खास सर्विस में अपनी जॉब कर रहे हैं या फिर अपनी सर्विस दे रहे हैं तो वहां पर कम से कम सोशल मीडिया के लिए कुछ नॉर्मल पैरामीटर्स सेट किए जाए? जी देखिए, ये समझना होगा, ये जो युग है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, ये लाइक, फॉलो और शेयर का युग है। यहाँ पे जो इंटरनेट का एक्सटेंट और एक्सपेंस, जो सोशल मीडिया का एक्सटेंट और एक्सपेंस है, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल इस वजह से भी है क्योंकि हमारे पास कोई नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है हमारे देश के पास। जब मैं फ्रेमवर्क की बात करता हूँ तो ये जितने भी कंपनीज हैं जो ये सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म जो चला रही हैं, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी हमारे देश में कोई इनका ऑम्बुड्समैन नहीं है। अगर आपको कोई भी शिकायत करनी है तो आप किस शिकायतकर्ता से करेंगे? अगर आपको इसमें कोई प्रोटोकॉल चेंजेस करने हैं तब भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी और ना ही ये कोई भी टैक्सेस पे कर रहे हैं भारत में। अभी हमने देखा था हाल ही में जब रविशंकर प्रसाद जी ने व्हाट्सएप के अधिकारियों से मुलाकात करी और उन्हें कुछ सजेशंस दिए, और वो कार्रवाई चल रही है जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें जो है बदलेंगी देश में। फेक न्यूज का दौर हमने देखा कि कैसे चीजें सोशल मीडिया पे आके सेंसिटाइज हो जाती हैं। कई बार मीडिया ट्रायल्स तो होते ही थे, अब सोशल मीडिया ट्रायल्स भी होने लगे हैं, जहां पे चीजों को इतना ज्यादा सेंसिटाइज कर दिया जाता है, इतना ज्यादा पब्लिसाइज कर दिया जाता है कि वो अपने आप में किसी ना किसी तरह से जो है एक गंतव्य या एक, मैं कहूंगा, एक डिसीजन पे पहुंच जाती हैं। तो अब इसको जब रोकने की बात आती है, रोकथाम की बात आती है, तो कहीं ना कहीं डेटा प्रिवेसी पॉलिसी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्ट 2000 है, वो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से उसमें 8 से 9 बार संशोधन हुए हैं, लेकिन वो संशोधन नाकाफी हैं। वो नाकाफी इसलिए वजह से भी हैं क्योंकि जब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना
था, आईटी एक्ट बना था 2000, आज से उसको 18 साल हो गए हैं। उसके बाद इतनी तेजी से इंटरनेट और सोशल मीडिया का एक्सपेंस बढ़ा है, कितने सारे नए प्लेटफॉर्म्स ऐड हो गए हैं, कितनी सारी नए जो एप्लीकेशंस ऐड ऑन होती जा रही हैं, और ये सारे की सारी, कोई भी सैक्रोसेंट नहीं है, ये सारे इंटरकनेक्टेड है। आप देखिए, आप एक लॉगिन से फेसबुक के तमाम डिफरेंट एप्लीकेशंस में लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब है, दूसरी बात, हमारे जितने भी इस समय मैं बात करना चाहूंगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अगर हम सबकी स्ट्रेंथ देखें तो उसमें से करीब करीब 15 लाख लॉगिन्स मैं कहूंगा ईमेल आईडीज यूज हो रही हैं, जो कि किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी के डोमेन पे हैं, @gmail.com, @hotmail.com। तो उसमें भी मैंने ये देखा है, कई बार देखा है कि कई सारे अधिकारी भी अपनी जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, मैं अगर जो है डिफेंस की बात कोई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए @gov.in है, NIC.in है, जहां पे आप मेल एक्सचेंजेस कर सकते हो, लेकिन उसकी सेवाएं इतनी फास्ट नहीं है, इतनी पुख्ता नहीं है, या कहने का इतना कन्वीनियंस नहीं देती हैं कि उसका लिमिटेड स्कोप है। तो आदमी, मैं इसमें जो है सरकारी कर्मचारियों की कहीं ना कहीं से गलती नहीं मानता हूं। वो इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अगर सरकार उनको फ्रेमवर्क नहीं देगी तो वो कहां से कम्युनिकेशन करेंगे। अगर किसी को कोई चीज डॉक्यूमेंट करनी है, लखनऊ से दिल्ली तक डॉक्यूमेंट करनी है, या बंबई में बैठा है उसको दिल्ली में भेजनी है, तो कॉर्पोरेट्स में जैसे ईमेल एक माध्यम है, वो ईमेल के थ्रू ही अपनी बात कहेगा। वो अगर एक चिट्ठी लिखता है तो उसको 3 या 4 दिन लगते हैं, और उसके ऊपर भी आपने ये बैठा रखा है कि ठीक है 3 से 4 दिन या 5 दिन एक टर्न अराउंड टाइम होता है आज सरकारी कर्मचारी को भी अपने कार्यक्षेत्र में काम करने का। तो अगर ये सारी बातों को आप रखते हैं तो हमारी सरकार आगे नहीं आती है, और क्योंकि उसको इसके दूरगामी। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा दौर है, भले सोशल मीडिया की बात ना करें, लेकिन डिजिटलाइजेशन की जब बात होती है तो इससे तो अछूता कोई नहीं रह सकता। हर डिपार्टमेंट को आज कहीं ना कहीं डिजिटल होने की उसकी मजबूरी है, और उसके बिना वो फंक्शन करने में भी कहीं ना कहीं एक तरह से अपने आप को परेशान महसूस करेगी। इस पर भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक फ्रेमवर्क क्यों नहीं किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जरा हम आएंगे और तमाम दूसरे पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो बात ISI के माया जाल की कर रहे हैं, उसके हनी ट्रैप की कर रहे हैं, उसकी नापाक साजिश की कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहां पर हमारे साइंसदान या फिर हमारे सिक्योरिटी एहलकार इसका शिकार हो रहे हैं, और मुल्क से जुड़ी हुई खुफिया जानकारियां दुश्मन ममालिक को शेयर कर रहे हैं, वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इससे बताने की जरूरत नहीं है। इसी पर हम बातचीत करें। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। कमर सर, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं कि देखिए, तमाम तरह की तो बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच फ्रेमवर्क की बात की जाती है, लेकिन क्या यह मामला नया है? आप यही बता रहे हैं कि यह पहले भी होता आया रहा है। जब ईमेल्स थे उस वक्त भी हो रहा था, ईमेल से पहले फैक्स थे, फोन्स थे, जरिया बदल जाता है, लेकिन ये जो कोशिशें हैं एक दूसरे ममालिक के आपस की जो जानकारियां इकट्ठा करने की, खुफिया जानकारियां लेने की, ये कोशिशें तो चलती रहेंगी सर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलेगी वैसे वैसे नए तरीके से लेंगे, लेकिन कोशिश तो वो होती रहेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अब ये बड़ा आसान हो गया है, इसलिए इसमें तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ किसी का। सिर्फ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे उन लोगों की बातें होती रहीं, वो प्रॉमिसेस करती रहीं कि आपको ये जॉब मिल जाएगा, उसमें $30,000 आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है शायद कि इनके पास कोई पैसा भी ट्रांसफ़र हुआ हो, अगर हुआ होगा तो कहाँ करते, वो पहले ही पकड़ जाते अगर पैसा ट्रांसफ़र होता। कोई आदमी भी बीच में नहीं था, और सारी सिर्फ वायदे के ऊपर, और एक महज जाल एक ऐसा बिछाया इन 2 लड़कियों ने कि उसमें ये फंसते चले गए। अच्छा कैरियर इनको लगा अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी दे देंगे। लेकिन चीज़ ये कि अब तक गौरतलब बात ये है कि अब तक जितने भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं स्पाइंग में, कोई बच नहीं पाया है, सिवाय फिल्म के अंदर तो जरूर जेम्स बॉन्ड निकल जाते हैं, और उसके अलावा नहीं। लेकिन सर ये कैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम हम NSA चीफ अजीत डोभाल को देख लीजिए, उन्होंने अच्छा खासा वक्त अमेरिका में पाकिस्तान में गुजार दिया, और कामयाबी के साथ वो वापस यहां पर आकर के अब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसे कामयाब तरीन भी शायद कहानियां मौजूद होंगी। नहीं, वो चीजें वो जो सामने नहीं आ पाती सर, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम था, और उसके अंदर इंटेलिजेंस एक्सचेंजिंग का काम नहीं था। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डैमेज नहीं हुआ, मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जो लोग करते हैं वो ये सोचते हैं कि बच के निकल जाएंगे। नहीं सर, एक सवाल ये भी है कि क्या जो लोग करते हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम अच्युतानंद की बात करें, जो BSF का कांस्टेबल था, उसको पता था कि +92 से उसके पास कॉल्स आ रही हैं,
फिर भी वो बात करता था, लेकिन जब पकड़ा गया तो बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था। और निशांत जब अभी पकड़ा गया तो क्या निशांत ये समझ रहा था कि वो कर क्या रहा है? ये भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि कई बार तो आप बेख्याली में ही ये बातें कर जाते हैं और इतने इनपुट्स आप दे जाते हैं। नहीं, असल में हुआ ये होगा कि शुरू में तो वो समझे ही नहीं होंगे। अच्छा। जब बीच में वो फंस गए इसके अंदर, जब उन्हें पता चल गया तो उनको निकलना मुश्किल हो रहा था। बेस्ट उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता कि वो अपने अगर ऑफिसर्स को बता देते, जैसे कि अभी एक ऑफिसर ने किया है, उसकी रिपोर्ट थी पेपर में, पाकिस्तान के अंदर उसने किया। जब उसको लगा कि वो किसी ट्रैप में फंस रहा है, उसने वहां जाके अपने ऑफिसर्स को बताया और उसको फौरन बचा लिया गया, करेक्ट कर लिया। इन्हीं ने ये छुपाते रहे और ये शायद इस उम्मीद में थे कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी अमेरिका के अंदर और वो चले जाएंगे अमेरिका, $30,000 की जॉब मिलेगी। कंप्यूटर सेवी भी थे, ये समझे कि हमारा किसी बड़ी IT कंपनी से हो रहा है। ये बड़ा ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है, जो करने वाले होते हैं वो बहुत इसमें, मतलब शुरू में तो ये अनजान रहे होंगे, लेकिन बाद में जानबूझ करके भी ये काम किया गया होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निकल नहीं पाता। एक बार जब ट्रैप में आ जाते हैं आप, तो उससे निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन त्रिपाठी सर, इन सब के बीच अगर हम ये इस पूरे मामले को देखें तो हम देखते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो दिफाएं हैं इसमें लग सकती हैं, लेकिन जो सीक्रेट्स लीक किए गए, क्या ये गद्दारी वतन यानी फिर देशद्रोह के भी अंडर में नहीं आ रहा है ये पूरा मामला? जी देखिए, अगर ये साबित हो जाता है तो ये बाकायदे देशद्रोह के अंदर में आता है, क्योंकि आप भारत के मिलिट्री सीक्रेट्स को कहीं पर आप बेच रहे हैं या दे रहे हैं जिस भी कंसिडरेशन के तहत, इसका मतलब कि आप सीधे सीधे गद्दारी कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो जैसा कि कहा जाता है कि ज़रूरत की हद होती है, लालच की नहीं होती। तो कई बार लोग क्या करते हैं कि इस लालच में पड़ जाते हैं। यहाँ पे ये शख्स भी मेरे ख्याल से इस लालच में ही पड़ गया और इसने ध्यान नहीं दिया कि अगर एक 4 साल की इंजीनियरिंग की मतलब एक्सपीरियंस वाले आदमी को $30,000 कौन देगा, जब तक कि वो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट ना हो और ये साबित ना हो चुका हो। उसको पहले ये सोचना चाहिए था कि $30,000 मुझे कौन देगा, क्या बात, जो जॉब वो कर रहा है, जो प्रोफाइल वो होल्ड करता था, 40 लोगों की टीम उसके अंदर में थी सर। ऐसे में उसको ये लग रहा होगा कि ये नौकरी पाना तो किसी भी हिंदुस्तानी शख्स का ख्वाब हो सकता है, और अभी उसको यंग साइंटिस्ट के अवार्ड से भी नवाजा गया सर पिछले साल। नहीं, वो हो सकता है, लेकिन इसको आउट ऑफ ए ब्लू कोई आकर के कहे कि हम आपको 30,000 की जॉब मुहैया कराएंगे, तो ये थोड़ा सा शुभा पैदा करने वाला, यानी कि वो जानबूझकर ये कर रहा था, जैसा कि कमर आगा सर कह रहे हैं। भी फंस गया। हाँ। और जैसा कि कमर भाईजान ने बताया है कि वो अगर वो फंस गया तो सबसे पहले उसे अपने ऑफिसर्स को बता देना चाहिए था, उसमें डैमेज कम होता। अब तो इनकी नौकरी भी गई, इनको जेल भी होगी और डैमेज जो होना था वो होता रहा, और डैमेज काफी ज्यादा हो सकता है कि हुआ हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हाँ सर, वो एक तो ये प्रोफाइल उस पे फेसबुक पे है क्यों? पहली बात तो ये कि इतने सीक्रेट मिशन में ये लोग काम कर रहे हैं, इनकी प्रोफाइल होनी नहीं चाहिए, पब्लिक को मालूम ही नहीं होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। आम डोमेन में आया कैसे? ठीक है, वर्किंग नहीं शो करे कम से कम इसके बारे में। ठीक है, उसको ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये हिमांशु जी से इस बात को भी जरूर समझेंगे हम। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत वैलिड पॉइंट है कि कम से कम उसको महदूद तो कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स उठा करके भी आप बच सकते हैं। लेकिन सिन्हा सर, मैं आपके पास जरा आना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले को देखें तो क्या कोई इंसानी करियर भी इसमें शामिल है? एक तरह से कुरियर की बात कर ले तो, क्योंकि आम तौर पर तो प्रिंट आउट्स वगैरह ऐसे इदारों में या फिर जिस तरीके की यूनिट में, क्योंकि ब्रह्मोस की यूनिट थी, वहां पर बहुत आसानी से प्रिंट वगैरह नहीं लिए जा सकते हैं, तो उसके जो फिजिकल फाइल्स थी या फिर वो इधर से उधर मूव हुई, या फिर उसका जो डेटा एक सिस्टम से पर्सनल सिस्टम में मूव हुआ, ये इतना आसान नहीं है। इसके अंदर और लोग क्या नहीं शामिल होंगे? जो आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली, ये देखिए जो ग्राउंड लेवल पे जहां वो काम करते हैं वहां की लैब्स हैं। देखिए हम लोग भी काफ़ी हाई टॉप सीक्रेट जगहों पे काम किए हैं, मगर उसके अंदर में जो वर्किंग कल्चर है और प्रिकॉशंस लेने की जो ज़रूरत होती है, कहीं उस पर मेरे को लगता है उसमें शक आती है। क्योंकि देखिए वो हेड थे, वो एक डिपार्टमेंट जिसमें हाइड्रोलॉजिकल एंड न्यूमेटिक जो इंटीग्रेशन है, वो ब्रह्मोस का एक बहुत बड़ा आयाम है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके हेड थे ये। और 40, जैसा आपने बताया, 40 लोगों को की टीम
को हेड कर रहे थे, और वो जो सीनियर सिस्टम इंजीनियर होता है वो खुद इसके लिए जिम्मेवार होता है कि इससे सिक्योरिटी का देखभाल करे। अब आप देखिए ये क्या हो रहा है, उनके कंप्यूटर्स में डिजाइन मिल रहे हैं, तो वो इनोसेंट तो है ही नहीं, वो एब्सोल्युटली मैलिफाइड इंटेंशन तो उनका है ही। और देखिए पाकिस्तान सातिराना है, AQ खान का नाम सुना होगा, जो कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम का माना जाता है फादर। वो किस तरह से चुरा कर लाए थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, वो पाकिस्तान उसका सातिराना है। इसमें CIA का भी नाम आ रहा है, क्योंकि CIA को ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास ब्रह्मोस जो कि एक रशियन और इंडियन कोलैबोरेशन के अंदर में इसकी काट नहीं बनी है और ये वॉरहेड क्या, देखिए इंटरमीडिएट रेंज के ऊपर में इतना जो क्रूज मिसाइल जो जमीन की सतह से उड़कर, क्रूज माने जमीन के साथ साथ चल के उड़ता है, और इसको आप पकड़ नहीं सकते, क्रूज मिसाइल की वो है। तो इसका इतना ज्यादा यदि कोई डिजाइन ले आए अपने कंप्यूटर में, तो ये तो मैं मानता हूं ये DRDO की जो वहां पे वर्किंग एटमॉस्फेयर है, इसीलिए ये पूछ रहा था सर, और क्योंकि और लोग शामिल नहीं होंगे क्या? एक चीज पूछा था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये जो भी DRDO में है, फौज के अंदर में जो ओहदेदार हैं वो सारे साइन करते हैं, और ये साइन होती है एवरी क्वार्टर, ये नहीं कि एक बार कर दिया, कहीं कहीं सालों में साइन होती है, तो इसकी रिमाइंडिंग होती है हर एक बार। वर्कशॉप का ही हिस्सा हो गया, क्योंकि आपको रिकॉल कराया जा रहा है। आदमी की नियत खराब हो जाए तो उसका कोई नहीं है। आप जब इन जगहों में काम करते हैं, आप पेन ड्राइव नहीं ले जा सकते, आपको कपड़े बदल के जाने पड़ते हैं। इन जगहों में जाइएगा, आप जाइएगा ब्रह्मोस यूनिट में, जहां पर आप जाएंगे इस जगहों में, आप अपने ये जो कपड़े पहन के आए इसको भी नहीं लेके जा सकते। मगर वहां क्या होता है, जब एक सीनियर है जो कि सिस्टम का इंचार्ज ही है, वही यदि करप्ट हो जाए, यही यदि करप्ट हो जाए तो क्या फंक्शनल जो भी ऑपरेशनल वहां पर लोग होते हैं और वहां पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं, इन्हें दो अलग तरीके से रखा जाए? एब्सोल्युटली, और यही है, देखिए तरीका यही है कि आप अपने बाएं हाथ को, कहा जाता है ना, अपने दाहिने हाथ को भी भरोसा नहीं किया जाता है जब आप ऐसे सेंसिटिव जगहों में काम करते हैं। और ये बंदा, और देखिए एक अभी रिसर्च हुआ है, ये 15 सेकंड और लूंगा, जिसमें कि ये रिसर्च CIA ने भी किया है, KGB ने भी किया है, इजराइल ने भी किया है, कि किस तरह से टारगेट को ढूंढा जाता है। टारगेट में उन्होंने पहले अल्फा और बीटा टारगेट कर दिया है, ये पाकिस्तान के अंदर में भी इसमें सातिराना है। वो आपके लाइफ स्टाइल, आपके सोशल मीडिया, आपके जब आपको टारगेट करते हैं वो, और जो भी टारगेट होगा वही पकड़ा जाएगा। तो ये इससे निकलने के लिए, और ये जिम्मेवारी हमारी भी बनती है, जो संस्था के लोग हैं, कि यदि इसके रहन सहन या इसके ऊपर में कोई ऐसा है तो उसको आपको शक के नजर से देखा जाता है। मैं कहता हूं लोगों को अपने दाहिने हाथ में भरोसा नहीं होने चाहिए, बाएं। लेकिन सर ये एक ह्यूमन एक तरह से इसको क्या कहेंगे, टेंडेंसी है कि जब आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना एक साथ काम करते हैं तो आप बातचीत में भी शामिल हो जाते हैं। एक सिक्योरिटी हेड है, एक फंक्शनल हेड है, दोनों ही हेड हैं, एक ही पोजीशन पर हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के आपस में बातचीत भी होगी, वो साथ में चाय कॉफी भी पिएंगे, कैंटीन भी जाएंगे, और फिर उसके बाद चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये दिक्कत है, की खास प्रॉब्लम है, इसको हम समझना पड़ेगा। ये देश स्पेसिफिक है, जहां सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी सब जगह लैप्स हो जाती है, तो यहां हमारे यहां सिक्योरिटी लैप्स का एक जो तरीका है, ओहदेदारों को आप दे देते हैं, तो इसको यदि आप कल्चरल चेंज नहीं लाइएगा तो देखिए सर वो प्रोफेशनलिज्म लाए कैसे, क्योंकि जब आप बड़े पले बढ़े ही उसी हिसाब से, और फिर आप उसी कल्चर का हिस्सा हो, क्योंकि ये तो जो आप बात कर रहे हैं, हम और जिस पर जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डर, सर प्रोफेशनलिज्म है कि आप नेशन फर्स्ट हो जाए। इसमें यदि रूह नहीं कांपेगी ना, तो ये फिर आप देखेंगे कभी आपका, सर उनके लिए तो, सर हम तो ऐसा देखते हैं कि आमतौर पर ऐसी जगहों पर काम करने वालों लोगों के लिए एक ऐसा लगता है कि वो किसी आम जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, जैसे हम यहां कर रहे हैं वो वहां कर रहे हैं। उनको यही नहीं समझ में आता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट जगह पर हैं, कितनी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल होल्ड करते हैं। सऊद, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इससे बहुत इसके रेमिफिकेशन बहुत दूर तक जाएंगे। जैसे कि ये को प्रोडक्शन था, रशियन डिजाइन्स भी थी, उनके रशियन भी साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, और उनका भी वो सब कुछ इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से था। अब हमको उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई ये कैसे हो गया, और हमारा फ्यूचर में उनके साथ और प्रोडक्शन बढ़ने जा रहा है। तीसरी चीज़ ये कि DRDO इटसेल्फ जो है एक बहुत बड़ी संस्था है। आपको किसी भी डेवलपिंग नेशन में इतनी बड़ी
ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलेगी जिस तरह के DRDO है, इसका जो काम है और जिस वक्त इसने जो क्वांटम रिशफल करने की जरूरत है फिर सर आज? हाँ बिल्कुल। देखिए ठीक है, मैं त्रिपाठी सर आप ही के पास आना चाह रहा था, लेकिन उस पॉइंट को भी लेते हुए जो मैंने आगा सर से पूछा था कि तरीके बदल जाते हैं। आज सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, हम हिमांशु जी के पास आएंगे, लेकिन इससे पहले भी जो तमाम तरीके थे उनका इस्तेमाल होता रहा। आगा सर ने तो इस पर कहा कि अब आसान हो गया है, लेकिन पहले भले मुश्किल था लेकिन काम तो होता ही था। इस पर तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी फिर काम करने की जरूरत है, वो नहीं होता है। पहले तो बाकायदे काम होता था, लेकिन पहले मुश्किल इसलिए था कि जब आप फिजिकली आप डॉक्यूमेंट को ले जाकर के किसी को देता था आदमी, मीटिंग फिक्स होती थी, वो सब फिर सर्विलेंस होती थी। अब जो है इलेक्ट्रॉनिकली अगर वहाँ पे उसके कंप्यूटर में है और उसके पास खुद पासवर्ड है और उसने उसको कहीं दूसरी जगह अपने पर्सनल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये तरीका आसान हो गया है। लेकिन इसको, जैसा कि मैं जनरल सिन्हा से भी सहमत हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रॉडन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ केस ये है कि चौकीदार खुद ही जो है लुटेरा बन गया है, जिसके जिम्मे ये थी। जैसे 2004 में आपको याद होगा, रविंदर सिंह नाम के एक ऑफिसर था गृह मंत्रालय में, ज्वाइंट सेक्रेटरी था, ही वॉज इन चार्ज ऑफ RAW, ठीक है, और वो खुद भाग गया। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये भी मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सिक्योरिटी और इस्टेब्लिशमेंट या सिस्टम को अलग अलग जिम्मेदारी देनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अमेरिकन एम्बेसी में आप जाएं, मैंने खुद देखा, अमेरिकन एम्बेसडर भी अपनी एम्बेसी में जाता है तो उसे सिक्योरिटी का उससे गुजरना। सर पेंटागन में आप चले जाइए, वहां पर जिस तरीके की जो भी जानकारी है सर, आप तो उसको बेहतर तरीके से बताएंगे कि सिक्योरिटी का काम जो है उसमें दखलंदाजी बड़े से बड़ा ओहदेदार नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कमर आगा सर ने जो बात कही थी कि आईडीज हैं, ठीक है, आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसमें सारी जानकारी मेंशन करना भी इतना जरूरी क्यों है सर? इसको एक डिप्लोमेट की नजर से आप कैसे देखते? बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि नीड टू नो और नीड टू रिवील दो चीजें होती हैं। बताना भी अच्छा लगता है। नहीं, जहां आपकी जानकारी, आपको जहां तक जानकारी चाहिए वहीं तक आप दीजिए। नीड टू रिवील कि आप वही जानकारी दीजिए जो बहुत ही अत्याधिक आवश्यक हो, जो कि बहुत ही जरूरी हो। उसके अलावा फालतू की जानकारी आपको देने की कोई जरूरत नहीं कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। आप देखिए हमारी जो खुफिया तंत्र है उसमें ये जानकारी नहीं दी जाती कौन आदमी। ये बात तो है, लेकिन सर इसको रोका कैसे जाए? ठीक है, ये आप जो बात कह रहे हैं, आगा सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि ठीक है, ये आप नहीं रोक सकते, लेकिन इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दे ही क्यों रहे हैं? तो आप कैसे इसको देखते हैं कि इस पर काम क्या करना चाहिए? नहीं, इसको वक्त ब वक्त इसको लोगों को आगाह करना चाहिए कि जैसा कि लोगों को रिफ्रेशर कोर्स देना चाहिए कि भाई आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सर आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो ये देखता हूं कि हमारी जो इंडिया के अंदर में जो सिस्टम बन गई है, खास करके मैं भी इन जगहों में रहा हूं, DRDO के साथ भी काम किया है, DRDO हो या आर्मी की यूनिटें हो। देखिए, हमारे काम करने के तरीके में बहुत सारी त्रुटियां हैं। हमारे इंडिया पैसिफिक में बात कर रहा हूं, और उन चीजों को यदि आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम इस तरह से, हमें है ना, ये रवैया हो गया है कि आप ये चलता है एटीट्यूड में, ये चीजें नहीं होंगी। फ्रेमवर्क को लेकर के जो हिमांशु जी ने बात उठाई, मैं हिमांशु जी के पास बहुत देर से जाना चाह रहा हूं, जा नहीं पा रहा, मैं आऊंगा आपके पास हिमांशु जी ये जवाब लेकर के। फ्रेमवर्क की जो बात कह रहे थे हिमांशु जी ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि आज सरकारी मशीनरी भी काम फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पर कर रही है। ये तो बहुत ज्यादा अपने आप में एक तरह से हंसने वाली बात है, हंसी का एक मौजू है कि आप काम कर रहे हैं सरकारी, लेकिन आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं फॉरेन का। देखिए, अब इसमें देखिए बड़ा समझने वाली बात है। पहले तो ये समझना, हिमांशु जी मैं रोक रहा हूं क्योंकि आपने तो ये बात उठा ली थी। एक डिफेंस एक्सपर्ट के नाते मैं समझना चाह रहा था के सिन्हा सर से कि इसको किस तरह से ठीक करने की जरूरत है। सर, ये कितना ज्यादा हसास है और कितना ज्यादा डेंजरस है? देखिए, क्योंकि यहां पर तो पूरे सरकारी सिस्टम को ही ठीक करने की जरूरत हो जाएगी। फिर देखिए, सिस्टम को आप ठीक नहीं करेंगे। देखिए, पॉलिसीज से और उसके इम्प्लीमेंटेशन से सब कामें होती हैं। पॉलिसीज हैं मगर इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। आप देखिएगा, मैंने 3 आयाम है जो उसके सबवर्जन, सैबोटाज, एस्पोनाज के अंदर में इसके पूरे बने हुए इम्प्लीमेंटेशन इन सब के बीच
हाँ ठीक है हिमांशु जी, इन सब के बीच जो बातें आ रही हैं इसको किस तरीके से रोका जाए वाली बात। जी देखिए, पहले तो बहुत जरूरी है, इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे वो जरूर लेनी पड़ेगी। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, अपने नाज़रीन को बता दें कि बीएसपी लीडर हाजी अलीम की गोली लगने से मौत हो गई है और मुश्तबा हालत में घर में लाश पड़ी हुई मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हाजी अलीम की लाश घर में पड़ी हुई मिली है और पिस्टल भी कमरे के अंदर ही पाया गया है और लाश के पास से बरामद हुआ है। बुलंदशहर सदर असेंबली हलके से बीएसपी के एमएलए थे हाजी अलीम। पुलिस और आला इंतजामिया इस वक्त मौके पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बीएसपी लीडर हाजी अलीम की गोली लगने से मौत हुई है, उन्हें गोली मारी गई है। किस तरीके से उनकी मौत हुई है ये जरूर अभी जेर तफ्तीश है, लेकिन मुश्तबा हालत में घर में पाई गई है उनकी लाश और पिस्टल भी उसी कमरे में पाया गया है। और अगर यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नज्म व नस्क अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। क्राइम घटने का कम होने का नाम ले ही नहीं रहा और ये भी अपने आप में बड़ा मामला। बीएसपी लीडर हाजी अलीम बुलंदशहर सदर असेंबली हलके से बीएसपी के एमएलए थे और उन्हें गोली मारी गई। हालांकि गोली लगने से जो उनकी मौत हुई है, किसी ने उन्हें गोली मारी या फिर ये खुदकुशी का मामला है, ये भी अपने आप में एक एंगल है। इसकी भी तहकीकात जरूरी है क्योंकि जिस पिस्टल से उन्हें गोली लगी है वो पिस्टल भी उनके कमरे से ही बरामद हुआ है। पुलिस और आला इंतजामिया इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो यूपी से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक बीएसपी लीडर का उनकी मौत हो गई है और गोली लगने से ये मौत हुई है। बुलंदशहर सदर असेंबली हलके से बीएसपी के लीडर हाजी अलीम हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शाहिद अली साहब फोन के जरिए जुड़ चुके हैं। शाहिद अली साहब, किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? सर, ये एक बहुत दुख की बात है। दुख समाज का, पूरे समाज का दुख, पूरे समाज के लिए दुख है। हाजी अलीम साहब एक लोकप्रिय नेता थे और पब्लिक उनको बहुत पसंद करती थी, बहुत प्यार करती थी, खासतौर से दबा कुचला वर्ग। दबे कुचले वर्ग की आवाज थे वो। जहाँ कहीं भी दबे कुचले वर्ग को उनकी जरूरत होती थी, दबे कुचले वर्ग के साथ वो खड़े होते थे। दबे कुचले वर्ग को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती थी जब तक हाजी अलीम साहब जिंदा थे। आज एक बहुत अफसोस की बात है, दुख की घड़ी है कि हाजी अलीम साहब हमारे साथ में नहीं है। वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन शाहिद साहब, आप तो उनको बेहतर तरीके से जानते थे, उनके साथी थे, उनके दोस्तों में शुमार होते थे। क्या अंदाजा है सर कि क्या वजह रही होगी इस तरह की मौत के पीछे? क्या मर्डर है ये या खुदकुशी? अभी दरअसल ये जांच का विषय है, क्योंकि घर में वो अपने बेडरूम में जिस तरह से उनकी लाश मिली है और जहां पर गोली लगी हुई है, हो सकता है खुदकुशी हो सकता है कि वो बाहरी आदमी रहा हो, कुछ पता नहीं है। वो जांच का विषय है, पुलिस उसको जांच करेगी। हमें उम्मीद है कि पुलिस उसमें सही जांच करेगी। और उनकी वैसे कोई इस तरह की दुश्मनी नहीं थी, किसी से ऐसी दुश्मनी हो, और कोई इस तरह के वो कमजोर विल पावर के भी इंसान नहीं थे कि खुदकुशी कर लें। तो बड़े सदमा है इस वक्त तो हम सब लोगों को ही, उस सदमे से नहीं उबर पा रही। ये मान नहीं सकते कि वो खुदकुशी कर लेंगे और ये भी नहीं माना जा रहा कि कोई बाहर का आदमी आके या कोई भी आदमी आके उनका मर्डर कर लेगा। सर लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाँ, बड़ी असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन है कि क्या आखिर वजह रही होगी। लेकिन सर, इन सब के बीच जो है वो यूपी के कानून निज़ाम को लेकर के बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अगर एक एमएलए को इस तरीके से, वो अपने घर में इस तरीके से इस हालत में पाए जाते हैं, उनकी इस तरह से मौत होती है, कहीं से किसी तरह से आप कानूनी नज्म व नस्क को लेकर के देखते हैं कि वहां कमजोरी है? कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में नाम की कोई चीज नहीं रह गई। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। दिन दहाड़े रोज मर्डर हो रहे हैं। अभी लखनऊ में जो ठाकुरगंज थाना है, ठाकुरगंज थाने के बिल्कुल पास में 2 जवान बच्चे, दोनों सगे भाई, रहमान और इमरान, उन दोनों का कत्ल कर दिया गया। और कत्ल भी आधे घंटे तक वो लोग पहले उनको लाठी डंडों से मारते रहे, फिर गोलियां मार दी। पुलिस के नाक के नीचे पुलिस ने कुछ नहीं किया। अभी ये अलीगढ़ में 2 लोग, मतलब पुलिस बुला रही है मीडिया वालों को, आइए साहब हम एनकाउंटर कर रहे हैं। बिल्कुल कानून का सरेआम उल्लंघन वो लोग कर रहे हैं। कानून को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। कानून के पालन की बात तो बहुत दूर है। कानून का मजाक उड़ाना मेरे ख्याल है योगी सरकार की एक नियति बन गई है, एक उनकी आदत बन गई है। और कानून का मजाक उड़ाने के लिए तमाम लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। तो कानून व्यवस्था की तो 100% बात है। कानून व्यवस्था का तो बिल्कुल ये पूरी तरह से एक ऐसा वो है कि कानून व्यवस्था प्रश्न चिन्ह में पूरी तरह से आ जाती है। कानून व्यवस्था लड़खड़ाई नहीं है, बल्कि मैं कहूँ
ये कानून व्यवस्था नाम की चीज उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे खत्म हो गई है, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें गलत बात नहीं होगी। चलिए सर, हम सभी इस गम में आपके साथ शरीक हैं, आप हमारे साथ जुड़े ऐसे वक्त पर, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पुलिस और आला इंतजामिया इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और बीएसपी लीडर हाजी अलीम की गोली लगने से मौत हुई। ये पूरा मामला अब जेर तफ्तीश है कि आखिर क्या वजह रही, मौत के पीछे की वजह क्या रही, खुदकुशी है या मर्डर, ये भी कहीं ना कहीं अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बेडरूम में उनकी लाश पाई गई है और पिस्टल भी कमरे से ही बरामद हुआ है। हमारे साथ शाहिद अली साहब जो कि एडवोकेट हैं और हाजी अलीम के दोस्तों में ही शामिल हैं, वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं नज्म नस्क को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि यूपी में जिस तरह के हालात हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मुश्तबा हालत में घर में हाजी अलीम की लाश पाई गई, पिस्टल भी कमरे से ही बरामद हुई है। और बुलंदशहर सदर असेंबली हल्के से साबिक बीएसपी एमएलए थे हाजी अलीम, उनकी मौत का ये पूरा मामला, उनकी लाश पाई गई है उनके बेडरूम से ही और गोली लगी हुई है उनके जिस्म में, और जिस पिस्टल से गोली लगी वो भी उनके कमरे से ही बरामद हुआ है। मुश्तबा हालत में घर में ही लाश उनकी मिली है, पिस्टल भी कमरे से ही बरामद हुआ है। लाश के पास ही बताया जा रहा है कि पिस्टल पड़ा हुआ था। इसमें खुदकुशी का भी एंगल नजर आ रहा है और साथ ही मर्डर से भी इनकार नहीं किया जा रहा। पुलिस और तफ्तीशी एजेंसियां अब हर पहलू पर इसको लेकर के अपनी तहकीकात आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि बीएसपी लीडर हाजी अलीम की गोली लगने से मौत हुई है और मुश्तबा हालत में घर में ही उनकी लाश पड़ी मिली है और पिस्टल भी कमरे में ही बरामद हुआ है। बता दें कि बुलंदशहर सदर असेंबली हल्के से बीएसपी के एमएलए थे हाजी अलीम और हाजी अलीम साल 2007 से साल 2012 और साल 2012 से 2017 तक सदर सीट पर बसपा के टिकट पर इलेक्शन जीत चुके हैं। वो एमएलए रहे, हालांकि साल 2017 में इंतखाबात में वो अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए और आखिरी चुनाव में हाजी अलीम को 90,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। बसपा में उनकी मजबूत पकड़, हाजी अलीम का नाम गरीबों के हमदर्द के तौर पर जाना जाता रहा है। वो जो मजहबी प्रोग्राम्स थे उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करते थे। तो चलिए हम अहम मौजू पर जो बातचीत कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं और हिमांशु जी भी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, आप फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे, आपने डेटा प्राइवेसी पॉलिसी की भी बात की और कमर आगा सर ने जो बात कही कि आप इंफॉर्मेशन लीक ही क्यों कर रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही क्या है, इसको लेकर के भी नॉर्म्स है नहीं कहीं। जी देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज क्राइम। अगर कोई भी इतने बड़े पद पे बैठा है, आसीन है, और वो ऐसे सेंसिटिव नहीं कहूँगा, मतलब इतने बड़े जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहाँ पे हमारे देश की इतनी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो रखी हुई है, या वो उससे डील कर रहा है या उसको हेड कर रहा है, अगर किसी भी तरह की इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, तो पहली बात तो हमें अब समय आ चुका है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जल्दी से जल्दी जो भी अपने क्लॉज होते हैं, जो साइन करवाते हैं, जो भी अपनी ट्रेनिंग्स देते हैं, उसमें ये सोशल मीडिया और इंटरनेट यूजेज का एक नया शेड्यूल, एक नया प्रोटोकॉल ऐड होना चाहिए, जहां पे उसे क्लियरली डूज एंड डोंट्स कि क्या आपको पब्लिक को बताना है, क्या आपको लोगों को जो है शो करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और कैसे आपको बिहेव करना है। ये बिहेवियरल एस्पेक्ट इसलिए जरूरी है। सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन है, यानी कि आपको इस प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन आपको उसको सही इस्तेमाल करना। हाँ, इस्तेमाल करना। दूसरी बात, खुद भी ऑर्गेनाइजेशंस को खुद भी एहतियात लेना होगा। वो इसलिए भी लेना होगा क्योंकि देखिए इस तरह की जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत कई बार, ऐसा अभी नहीं हुआ है, ऐसा अभी 1-1.5 साल पहले भी मैंने देखा था। तो अब करना क्या है ऑर्गेनाइजेशंस को कि उनको जो भी अपना जो शेड्यूल बनाते हैं, जब वो कोई भी इंप्लॉय उनका नया आ रहा है, उसका जो साइकोमेट्रिक असेसमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो एक
नई सोशल मीडिया पॉलिसी या इंटरनेट पॉलिसी भी उससे साइन करवाएं, जहां पे उसको अवगत कराना होगा कुछ ऐसे नियमों से, ऐसे कानूनों से, ऐसे प्रोटोकॉल से कि उन्हें क्या पब्लिक को बताना है और क्या पब्लिक को नहीं बताना है। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे अहम है इसमें जानने वाली, वो ये है कि जब भी कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, उसके लिए काम करता है, तो उसके दिमाग में ये बात बहुत इंस्टिल कर देनी चाहिए कि आप इतने बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो और आपकी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। वो जिम्मेदारियां सोशल मीडिया को लेकर, इंटरनेट को लेकर और उनके पब्लिक अफेयर में भी बनती हैं। ठीक है हिमांशु जी। कमर आगा साहब, मैं आपके पास एक अहम पहलू को भी लेकर के आ रहा हूं। फाइनल रिएक्शन मैं आपसे चाहता हूं इस पूरी डिबेट का, लेकिन वो अहम पहलू छूट ना जाए, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन सब मामलों में जब हम देखते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी से भी कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है और बहुत हसास मामला होता है, मुल्क की हिफाजत से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको मजहबी एंगल से भी जोड़ दिया जाता है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, ऐसे मामलों में जब मजहबी एंगल तलाशा जाता है उसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, इसमें मजहबी एंगल नहीं देखना चाहिए। ये एक स्पाइनिश का केस है और उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान भी है उसमें इन्वॉल्व और चाइना भी हो सकता है, CIA का भी नाम आ रहा है, बहुत सी हो सकता है कई एजेंसीज ने मिलकर ये काम अंजाम दिया है। और इस तरह की जो बहुत हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स होते हैं और बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें दूसरी एजेंसीज हमेशा काम करती रहती हैं कि किसी भी सूरत से उसके अंदर करते हैं, सेंध लगाने की कोशिश करती हैं। सर माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि वक्त अब एकदम इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। स्पेशल एट 4 में आज के लिए बस इतना ही।